गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इतिहास के संदर्भ में पहले ही लेक्चर में हम इतिहास की परिभाषा बताए थे, साथ ही ये भी बताए थे कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास पहला, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। पुनः प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहा गया है जिस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य किसी भी प्रकार के नहीं है। इस कारण प्राग ऐतिहासिक काल को के अंतर्गत इसको रखा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहा गया है जिस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहा गया है जिस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। फिर ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया है जिस काल के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक स्रोत और लिखित साक्ष्य भी हैं और उसे पढ़ा भी गया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को इस 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े। वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है कि आर्थिक और सामाजिक उन्नति ने क्या किया कि राजनीतिक जीवन का विस्तार किया, जिसके कारण जो पहले कबीलों के रूप में मानव निवास करते थे उसके बाद क्या हो गया, कबीला जो है जन का रूप धारण कर लिया। जन समय बीतता गया, जनपद में बदल गया और फिर जनपद महाजनपद में बदल गया और प्रत्येक महाजनपद के एक राजा होते थे और वहां आते आते राजा का पद वंशानुगत हो गया। एकाध जनपद जो है लोकतांत्रिक थे, जहां लोकतांत्रिक तरीके से राजा का चयन होता था। तो देखा गया है कि पूरा भारत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। इन दोनों ही ग्रंथों से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अतः यह पूर्णतः सत्य है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। दोस्तों, इन सभी महाजनपद में जो राजा होते थे उनके बीच अक्सर संघर्ष देखने को मिलता है और मगध सभी महाजन आसपास के मगध के आसपास जितने महाजनपद थे सबों को पराजित किया उसने और मगध साम्राज्य को संगठित कर पाने में सफलता प्राप्त की, जिसको हम लोग मगध राज का उत्कर्ष के नाम से जानते हैं। मगध साम्राज्य के प्राचीनतम शासक जो थे वो बृहद्रथ थे, यानी कि प्राचीनतम वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध राज्य के संस्थापक बृहद्रथ को माना गया है, जिनका पुत्र जरासंध था और बृहद्रथ के पिता वसु थे। इन्होंने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था। राजगीर को वसुमती भी कहा जाता था, यानी कि जरासंध ने अपने पिता के नाम पर उसका नाम वसुमती, राजगीर का एक प्राचीन नाम वसुमती भी देखने को मिलता है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़े। ये जो बृहद्रथ वंश जो था उनका कुछ तिथि निश्चित नहीं इतिहास में दिखाया गया कि किस समय रहा है। उसके बाद मगध पर शक्तिशाली वंश हर्यक वंश का नींव रखा गया। हर्यक वंश का नींव रखने वाले जो थे बिंबिसार थे। बिंबिसार को मगध राजवंश के वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। हर्यक वंश के तो संस्थापक थे ही। मगध राज्य के उत्कर्ष करने में बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक बोला गया है, जबकि मगध साम्राज्य के संस्थापक जो है बृहद्रथ को माना गया है और मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना गया है।
तो दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी हथिया लिया जाता है और फिर अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन या उदयन द्वारा हत्या करके गद्दी हथिया लिया जाता है। इस कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। हर्यक वंश के अंतिम शासक जो थे वो नागदशक थे, और जो कि एक अयोग्य शासक थे। तो उस समय जनता ने इस पितृहंता वंश के शासक को हटाकर और एक अमात्य यानी कि योग्य नागरिक जिसका नाम शिशुनाग था उसको गद्दी पर बिठा दिया। उन्होंने ही शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। तो आज हम लोग शिशुनाग वंश से पढ़ेंगे। हम लोग हर्यक वंश पूरी तरह पढ़ चुके थे। मगध साम्राज्य का स्थापना बृहद्रथ द्वारा किया गया। उसके बाद हर्यक वंश आए। हर्यक वंश के एक प्रतापी राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार के काल में मगध को बहुत ही ख्याति मिला था। बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। एक महाकोसला थी, दूसरा चेलना थी और तीसरा क्षेमा। ये 3 विवाहों ने उसके राज्य का काफी विस्तार किया था और आस पड़ोस के महाजनपदों से भी उनको दोस्ती मिली थी। तो हर्यक वंश पूरी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, जिनका कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक था। इन्होंने अब राजधानी जो था, इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनाया था। पाटलिपुत्र से हटाकर शिशुनाग ने राजधानी को वैशाली में स्थापित किया था। अवंती को जीतकर इन्होंने मगध में मिलाया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग की मानी जाती है, जो अवंती से पूरा हर्यक वंश के सभी राजा जो है एकदम संघर्षरत रहते थे और डरे हुए रहते थे कि कब अवंती आक्रमण कर दे। उस अवंती को शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने जीतकर मगध में मिलाया था। और शिशुनाग का पुत्र उसके बाद कालाशोक था, जिसको काकवर्ण भी कहा गया है। वो गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा और उनका शासनकाल 398 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इन्होंने क्या किया, शिशुनाग ने क्या किया था, राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनाया था। लेकिन कालाशोक ने या काकवर्ण ने क्या किया था, राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित किया। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, वो कालाशोक द्वारा करवाया गया था। इसकी मृत्यु जो होती है, राजधानी में घूमते समय किसी व्यक्ति द्वारा चाकू भोंककर इसकी काकवर्ण या कालाशोक की मृत्यु कर दी जाती है। अंतिम शासक इसके महानंदीन या नंदीवर्धन था, यानी कि शिशुनाग वंश के अंतिम। इतना ही इसके बारे में फैक्ट है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इतना ही इसके बारे में पढ़ना है। तो शिशुनाग वंश की अंतिम शासक जो थे महानंदीन या नंदीवर्धन थे। उसके बाद जो है मगध पर नंद वंश का शासक स्थापित होता है और नंद वंश के लोग जो थे, राजा जो थे, वो नाई जाति के, इतिहास में गूगल में भी हम करके देखे हैं तो नाई जाति के लोग थे। शिशुनागों के बाद नंद वंश की नींव पड़ी, जो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। दोस्तों, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कोई था तो वो नंद वंश था। नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद था, जिनका कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा था। इन्होंने एक राठ की उपाधि धारण की थी। भारतीय इतिहास में एकमात्र यह राजा थे महापद्म नंद, जिन्होंने एक राठ की उपाधि धारण किया था। महापद्म नंद द्वारा कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा पर आक्रमण किया गया तथा वहां एक नहर खुदवाया गया। महापद्म नंद द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया तथा वहां के विकास के लिए एक नहर भी खुदवाया, जिसका उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में किया है। कलिंग नरेश खारवेल जो थे, उन्होंने हाथी गुफा अभिलेख में किया। हाथी गुफा अभिलेख से पता चला कि ये महापद्म नंद एमपीएन, हम शॉर्ट में बहुत बड़ा नाम होता है तो एमपीएन शॉर्ट में हम नाम रख दिए हैं एमपीएन, यानी कि महापद्म नंद ने एक जैन प्रतिमा को मगध उठा ले आया था, यानी कि वहां पर आक्रमण किया
उड़ीसा कलिंग पर आक्रमण किया तथा वहां का एक फेमस जैन प्रतिमा था उसको उठाकर मगध ले आया था। महापद्मनंद का मित्र अगर देखा जाए तो इनका मित्र का नाम व्याकरण आचार्य पाणिनि, पाणिनि जो थे इनके समकालीन थे, महापद्मनंद के समकालीन थे, और पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। पुराणों में महापद्मनंद एमपीएन को, महापद्मनंद को सर्वसत्रांतक बताया गया है, यानी कि सभी क्षत्रियों का परास्त करने वाला बताया गया है। किसको? पुराणों में बताया गया महापद्मनंद को। महापद्मनंद द्वारा उन्मूलित राजवंश था, जिस राजवंशों को पूर्णतः समाप्त करके कर दिया गया और अपने राज्य यानी कि मगध में मिला लिया गया, वह है इक्ष्वाकु, पांचाल, काकेय, हेहय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सुरसेन और वितिहोत्र। इन सभी राजवंशों को उन्मूलित किया गया यानी कि समाप्त कर दिया गया और मगध में मिला लिया गया। उसके बाद दोस्तों मगध पर धनानंद यानी कि महापद्मनंद के पुत्र थे, उनका शासन आया। महापद्मनंद के देहांत के बाद धनानंद राजगद्दी पर बैठा और धनानंद दोस्तों महापद्मनंद के 8 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र जो सबसे योग्य थे, महापद्मनंद ने उसको राजा बनाया था। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में से सबसे छोटा था धनानंद। धनानंद सिकंदर के समकालीन था, जो सिकंदर जिसको विश्व विजेता बोला गया है, और धनानंद के समय ही पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सिकंदर का आक्रमण हुआ था 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर का आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत पर 325 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह यानी कि ये धनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश के शासक धनानंद के दरबार में ही दोस्तों चाणक्य, चाणक्य एक फेमस नाम है और आप लोग समझ गए होंगे। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा गया है, विष्णुगुप्त भी कहा गया है, और चाणक्य को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। चाणक्य को अर्थशास्त्र के जनक भी माने गए हैं। चाणक्य पहले धनानंद के दरबार में भी रहता था। धनानंद राजा के दरबार में रहते थे। किसी दिन दोनों में अनबन हो जाता है और धनानंद द्वारा पूरा बेइज्जती करके ये चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, बेइज्जती करके इसको दरबार से निकाल दिया जाता है। तभी से कौटिल्य चाणक्य द्वारा अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के विरुद्ध तैयार किया जाता है और 322 ईस्वी में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के ने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। मतलब 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच युद्ध होता है और विभीषण का काम चाणक्य करता है। चाणक्य जो कि पहले महापद्मनंद के पुत्र धनानंद के दरबार में रहता था और इसकी सारी कमजोरियों का पता चाणक्य को था और चाणक्य ने अपना बेइज्जती का बदला लेने के लिए धनानंद के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और सहायता भी किया। दोनों के बीच चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है तथा धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। संभवतः ये नंद वंश के लोग जो थे ये नाई जाति के लोग थे। ये था दोस्तों नंद वंश से संबंधित आज का क्लास। मगध साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक रहे थे, वंश रहे थे नंद वंश। हर्यक वंश के बाद हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़े, फिर नंद वंश के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। शिशु वंश के बारे में इसका संस्थापक शिशुनाग था और इन्होंने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था। अवंती जिससे अजात शत्रु यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे उसके पुत्र अजात शत्रु काफी डरे हुए थे। उन्होंने अवंती के राजा के डर से राजगीर को किलेबंदी करवाया था। अवंती के राजा जो प्रद्योत थे, प्रद्योत और बिंबिसार के बीच युद्ध हुआ था और दोनों युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने के कारण दोनों के बीच अच्छी
मित्रता हो जाती है। जब प्रद्योत को पीलिया रोग हुआ था तो मगध नरेश बिंबिसार ने अपना वेद जीवक को प्रद्योत की इलाज के लिए भेजा था। वहां से देखा जाता है कि बिंबिसार और प्रद्योत के बीच अच्छी मित्रता हो जाती है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब अजात शत्रु द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है और राजगद्दी हत्या लिया जाता है, तब अवंती से शत्रुता पुनः उभर के सामने आती है और पहले से अधिक शक्तिशाली रूप में अवंती मगध के विरुद्ध उभर के सामने आते हैं। अवंती से बचने के लिए अजात शत्रु ने क्या करवाया था कि राजगीर की किलेबंदी करवाया था। लेकिन अजात शत्रु के कार्यकाल में अवंती के साथ किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है। उसके बाद अजात शत्रु के पुत्र अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठता है और उदाईन की एकमात्र उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है, गंगा और सोन नदी के स्थल पर संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया था। यानी कि पाटलिपुत्र शहर का स्थापना का श्रेय उदाईन को जाता है और उदाईन को अपनी राजधानी भी बनाया था। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश की उपलब्धि अवंती को जीतकर उन्होंने मगध में मिलाया था। अवंती जिन्होंने पूरा बिंबिसार, अजात शत्रु और उदाईन को नाकोदम करके रखा था, उस अवंती को शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग द्वारा जीता गया और जीतकर मगध में मिला लिया गया। उसके बाद कलाशोक आता है, शिशुनाग के पुत्र कलाशोक, जिनके कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में होती है। इसकी मृत्यु एक अजब कहानी है। राजधानी के समीप ये घूम रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने चाकू भोंककर इसकी हत्या कर दी है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी या नंदीवर्धन था। उसके बाद नंदवंश, शिशुनाग के बाद नंदवंश आते हैं। नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया तथा वहां एक नहर खुदवाया गया, जिसका उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में किया है। हाथी गुफा अभिलेख से पता चला कि एमपीएन यानी कि महापद्मनंद ने कलिंग से एक जैन प्रतिमा मगध उठा ले आया था। अगर देखा जाए महापद्मनंद के मित्रों में, तो इसके मित्र एक बहुत ही चर्चित मित्र हैं व्याकरणाचार्य पाणिनि, जिनको व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का निर्माता माना गया है। वो महापद्मनंद के मित्र थे। पुराणों में एमपीएन की महापद्मनंद को सर्व सत्रांतक बताया गया है। एमपीएन द्वारा उन्मूलित जो राजवंश थे उनका नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, पंचाल, काके, हेहय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सुरसेन और वितिहोत्र। उसके बाद देखा जाता है कि महापद्मनंद काफी बूढ़े हो जाते हैं और महापद्मनंद द्वारा अपने 8 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र धनानंद को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। 8 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र थे धनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर दोस्तों इसे विश्व विजेता माना गया है इतिहास में। वो सिकंदर जो थे महापद्मनंद के पुत्र धनानंद के समकालीन थे और 325 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जब सिकंदर द्वारा किया गया, उस समय मगध पर धनानंद का शासक था। यह नंदवंश का अंतिम शासक था। नंदवंश का अंतिम शासक था। चाणक्य जो था दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता, चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वो पहले धनानंद के दरबार में रहते थे। किसी कारण बेइज्जती कर धनानंद द्वारा अपने दरबार से कौटिल्य को निकाल दिया जाता है और तब से ही अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए धनानंद के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने तैयार किया। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी। नंद वंश के लोग संभवतः नाई जाति के थे। तो ये था दोस्तों नंद वंश से संबंधित आज का लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज का क्लास कैसा लगा? क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं हैं, ताकि ये हमारा आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो इनोवेटिव है ये ज्यादा से ज्यादा अभावित दोस्तों के साथ शेयर हो सके और उसका वो लाभ उठा सके और समाज में सुधार हो सके। निश्चित रूप से शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो समाज में सुधार होगा ही। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसी प्रकार हम लोग इतिहास कालक्रम के हिसाब से कालक्रमानुसार पढ़ते चले जाएंगे और बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का क्लास समाप्ति की अब मैं घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।